Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today I am going to discuss solution of AITS Min Test 10 which was held on 7th of January. तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. फिजिक्स का पार्ट है 1 to 50. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या था. द एनर्जी गैप ऑफ अ सेमी कंडक्टर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच द सेमी कंडक्टर विल being absorbing एनर्जी इज. तो एनर्जी E इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे. हमारे पास क्या क्या है. तो हमारे पास दे रखा है E जो है वो कितना है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. और हम लोग जानते हैं E हो जाता है hc अपॉन लैम्डा. हमें यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करना है. लैम्डा हो जाएगा hc अपॉन E. यहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो hc का वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए जो कि होता है नियरली 12400. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखेंगे तो hc का जो वैल्यू होता है वो नियर अबाउट 12,400 के आसपास होता है अपॉन 2.4. इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट पास आएगा 5179 एंगस्ट्रॉम के. इसके आसपास आएगा. एग्जैक्टली इतना है कोई ज़रूरी नहीं है. तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 4. तो उम्मीद करता हूँ आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एनर्जी दे रखा है, हमें एनर्जी गैप दे रखा है, हमें वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करना है. तो लैम्डा हो जाएगा hc अपॉन E. hc का वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ेगा जो कि नियर अबाउट 12,400 होता है. और एनर्जी का वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट कर दिया. इसके आसपास आएगा. क्लियर है. अगला सवाल देखेंगे. दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2. डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डन. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग किस लिए करते हैं. तो हम लोग करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बढ़ाने के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. पहला ही ऑप्शन सही है. क्लियर है. आप लोगों को भी पता है कि दो तरह के एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, डोप करते हैं. पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट है ना. एक से कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और एक से कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इंक्रीज होता है. तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट. अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे. A silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on an average 1 iridium atom per 2.5 into 10 to the power 6 silicon atom है ना. देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1 इंडियम एटम डोप किया जाता है ना. कितने में. हर 2.5 इंटू 10 to the power 6 सिलिकॉन एटम में. इतना सिलिकॉन एटम में हमने क्या करना है, एक इंडियम एटम को डालना है. ठीक है. तो बोल रहा है कि इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द सिलिकॉन स्पेसिमेन. तो जो नंबर डेंसिटी n दे रखा है सिलिकॉन का वो है 8 इंटू 10 to the power 30 एटम पर मीटर क्यूब. क्लियर है. यहां पे बच्चे ऑप्शन देखेंगे तो सब है एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में. तो हमें तो पहले इस जो नंबर डेंसिटी है इसको सेंटीमीटर पर क्यूब में चेंज करना है. तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 to the power 30 एटम्स है ना. मीटर क्यूब को लिखेंगे तो हो जाएगा 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहां से अब आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 8 इंटू 10 to the power 30 minus 6 24 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब है. तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में सिलिकॉन एटम जो है वो कितना है 8 इंटू 10 to the power 24. अब हर 2.5 इंटू 10 to the power 6 सिलिकॉन एटम के अंदर एक इंडियम एटम है. तो नंबर ऑफ इंडियम एटम हमसे पूछा जा रहा है, एक्सेप्टर एटम्स पूछ रहा है. तो नंबर ऑफ
इंडियम एटम, कितना हो जाएगा? तो इतना 8 इंटू 10⁻24 पर क्यूबिक सेंटीमीटर में सिलिकॉन एटम है, और हर 2.5 इंटू 10⁻6 में एक इंडियम एटम है। तो नंबर ऑफ इंडियम एटम यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.2 और इंटू 10⁻18 एटम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। क्लियर है? किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे सॉल्यूशन। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? एलईडी इज एन पीएन जंक्शन डायोड विच इज, अब इसमें ऑप्शन चूज करना है। एलईडी बेटा फॉरवर्ड बायस्ड होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। तो 4th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अगेन थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ये जो ग्राफ है वो किस चीज का है? ये है सोलर सेल का। किसका है? सोलर सेल का। तो ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। ए वाला पॉइंट जो है ये कहलाता है बेटा ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना? क्या कहलाता है? ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इट इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट करंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 है। थ्योरी बेस्ड सवाल है। आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। सॉरी 6 नंबर। इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड I1 एंड I2 डायोड्स आर आइडियल। ध्यान से देखिए इस सर्किट को। इसके अंदर 2 डायोड आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आप इसको D1 बोल सकते हैं, इसको D2 बोल सकते हैं। D1 और D2 कैसे हैं? आइडियल हैं। आइडियल है मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्किट है ना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक डायोड है और एक यहाँ डायोड है। डायोड आइडियल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। इसका मतलब ये डायोड जो है दोनों किस में है? फॉरवर्ड बायस्ड में। ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है। तो करंट जो भी बैटरी से चलेगा, है ना, वो दोनों डायोड से होके वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। आप डायरेक्टली देख सकते हैं। जब ये वाला पाथ शॉर्ट सर्किट है तो इसमें करंट क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा, और इसमें भी करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वाले को I1 बोला गया है, तो I1 क्या हो गया? 0। तो I1 तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि I1 क्या हो जाएगा? 0। इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? इस पे भी 0 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है I2, और I2 कहाँ पे है बच्चे? I2 है यहाँ पे करंट, है ना, मतलब यहाँ से जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो I2 जब हम लिखेंगे तो I2 हो जाएगा, आप देखेंगे तो वोल्टेज कितना हो गया? 12, है ना, और रेजिस्टेंस कितना है? इस पूरे पाथ में देखोगे तो रेजिस्टेंस सिर्फ 3 किलो ओम है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 किलो ओम, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? I1 हो गया 0, I1 हो गया 0 और I2 हो गया 4 मिली एम्पियर। तो सही ऑप्शन ढूंढेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डायोड आइडियल बोला गया है, मतलब डायोड का जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस्ड में वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड कंडक्ट एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, है ना। इसका कट इन वोल्टेज है, इतना कम से कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा डायोड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड में। इन द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट, यहाँ का बच्चे पोटेंशियल पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखोगे तो जो सिलिकॉन है ये हाई है
और ए हाई है और ए लो है, तो एक सिलिकॉन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड है ना, और जर्मेनियम क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड। तो अगर ये रिवर्स बायस्ड हो गया तो इस तरह से करंट तो जाएगा नहीं, तो करंट कैसे जाएगा बच्चे, तो करंट जाएगा थ्रू सिलिकॉन डायोड, है ना। तो और इधर इस तरफ ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट। अब इससे ऊपर की तरफ चलो, हाई की तरफ जा रहे हैं, +6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन को क्रॉस करोगे, सिलिकॉन के थ्रू ड्रॉप कितना होने वाला है बच्चे, 0.7 वोल्ट, है ना। तो सिलिकॉन को जब क्रॉस करोगे, इस तरफ आओगे, तो V0 जो है वो क्या हो जाएगा, 6 माइनस ड्रॉप हो गया 0.7 का, डेट इज 5.3 वोल्ट। तो V0 कितना हो गया, 5.3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ 8 नंबर देखिए, वापस डायोड का सवाल है। इसमें जीनर डायोड है, आप ध्यान से देखेंगे तो इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द जीनर डायोड, जीनर डायोड से हमें करंट बताना है। 18 वोल्ट सप्लाई लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस है 0.8 किलो ओम का, और एक जीनर डायोड है। जीनर डायोड बेटा यूज होता है फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज हो रहा है। तो अगर यहाँ जीनर डायोड है मतलब इसके अक्रॉस हमेशा कितना वोल्ट रहेगा, 10 वोल्ट। अब इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, अगर ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो इसमें करंट लिखा जा सकता है ना। ये लोड हम आप इसको बोल सकते हैं, इसको लोड बोलते हैं हम लोग। तो अगर IL लिखेंगे आप, तो IL हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, IL हो जाएगा VL अपॉन RL। VL कितना है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज, जो जीनर डायोड के अक्रॉस 10 है ना, 10 वोल्ट का जीनर डायोड है तो उसके अक्रॉस 10 रहेगा, अपॉन 2.5 किलो ओम। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 मिली एम्पियर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप इस पूरे सर्किट को देखेंगे तो 10 वोल्ट जब जीनर डायोड के अक्रॉस है तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, टोटल 18 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस हो जाएगा 8 वोल्ट। तो यहां से जब हम करंट लिखेंगे I, ठीक है, तो I लिखेंगे बच्चे, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 8 अपॉन 0.8 किलो ओम, और ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। हमसे क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू जीनर डायोड, है ना, इसके थ्रू करंट क्या होगा, IZ। तो अगर जीनर डायोड के थ्रू करंट पूछ रहा है तो IZ क्या हो जाएगा, देखो I यहां से आ रहा है तो I, और IL इस तरफ चला गया तो माइनस IL, यही हो जाएगा ना। आ कितना रहा था 10, और लोड के थ्रू कितना गया 4, तो कितना हो गया 6 मिली एम्पियर। तो जीनर डायोड के अक्रॉस के थ्रू जो करंट पास करने वाला है वो कितना है, 6 मिली एम्पियर। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन अ N टाइप सेमीकंडक्टर electrons are majority charge carrier but it does not show any negative charge, the reason is, क्या बोल रहा है कि जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर, और वो भी उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा जो लैटिस होता है, मतलब N टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन N टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज, द रीजन इज। देखिए N टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें हम लोग किसी
पेंटावैलेंट एटम से डोप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है ना, तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके वजह से वो सेमीकंडक्टर भी क्या हो जाएगा, उस पर किसी तरह का नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, इफ द फॉलोइंग इनपुट सिग्नल इज सेंट थ्रू अ पीएन जंक्शन डायोड देन द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस आर एल विल बी। यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, आप एक डायोड देख रहे होंगे, है ना, और एक लोड लगा हुआ है, तो इसके थ्रू करंट कब पास करेगा? सोचो, ऑब्वियस सी बात है, डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ऑपरेट होता है, वर्क करता है इन फॉरवर्ड बायस्ड। तो क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए। तो इस तरफ आप देखेंगे यहां से यहां तक तो -12 वोल्ट है, क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस्ड। +12 में क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। फिर -12 हो गया तो फिर हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। तो सिर्फ जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? जब +12 वोल्ट उसके अक्रॉस हम अप्लाई करेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। जब -12 रहेगा तो कोई करंट नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं होगा, जीरो होगा, आउटपुट सिग्नल जीरो होगा। जब 12 +12 होगा तो मिलेगा 12 वोल्ट। फिर जब -12 हो जाएगा तो वापस जीरो हो जाएगा बच्चे। क्लियर है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो 10 हो गया। 11 नंबर देखेंगे। In a full wave rectifier, input AC current has frequency 2V, न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज। ध्यान से देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर अगर आपको याद हो तो हम लोग जो इनपुट देते थे, इनपुट सिग्नल क्या होता था? एसी सिग्नल, है ना। और बच्चे इसका आउटपुट क्या आता था? आउटपुट याद करो, इसका आउटपुट क्या होता था? आउटपुट होता था बच्चे इस तरीके का, है ना। ध्यान से देखो, यहां पे एक साइकिल ए है और आउटपुट सिग्नल का एक साइकिल ए है। ध्यान से देखो, तो इनपुट का एक साइकिल आउटपुट के 2 साइकिल के बराबर, है ना। तो यहां से आप देख के बता सकते हो कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी f होगा तो इसका 2f होगा। सवाल में बोल रहा है कि इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू, तो आउटपुट का क्या हो जाएगा? इसका डबल। तो आउटपुट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 × 2 न्यू, तो कितना हो जाएगा? 4 न्यू, 4f। तो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? 4th ऑप्शन। क्लियर है। किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द आउटपुट फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है अभी हमने बनाया था जस्ट, वो किस तरीके का होता है ना। तो ये क्या है बच्चे? ये है पल्सेटिंग, पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल करंट। एक ही डायरेक्शन में है ना, लेकिन पल्सेटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पल्सेटिंग वोल्टेज, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ पल्सेटिंग यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्या सर इसको डीसी वोल्टेज नहीं बोल सकते? बिल्कुल डीसी वोल्टेज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो 4th ऑप्शन है। यूनि डायरेक्शनल ये भी बोल रहा है ना, तो डीसी तो बोल ही रहा है, लेकिन डीसी में क्या है? पल्सेटिंग है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है। तो 12 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो यील्ड्स। यहाँ पे एक सर्किट है, ध्यान से देखिए, है ना। इस लॉजिक सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक तो सिंपल ट्रूथ टेबल बना के हम लोग कर सकते हैं, दूसरा हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन से करेंगे। तो देखो बच्चे, ये है नॉट गेट और ये भी क्या है, नॉट गेट, और ये है नैंड गेट, है ना। एंड में नॉट लगा हुआ है तो नैंड है। तो अगर मैं लिखूं तो अगर ए है तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार, यहाँ पे मिलेगा बी बार, और एंड है तो बाई जो मिलेगा, एंड के लिए क्या हो जाता है बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आगे नॉट लगा हुआ है, नैंड है तो बार हो जाएगा। तो आउटपुट बाई जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है ए बार इंटू बी बार का डबल बार, है ना। जब बार, इस बार को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डबल प्लस बी के ऊपर डबल, और डबल बार हट जाता है तो ए बन जाएगा और ए बी बन जाएगा। तो बाई क्या आया, ए प्लस बी, और बाई ए प्लस बी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, और गेट। क्या हो गया, और गेट। क्लियर है बच्चों, और गेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 13 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। अगेन लॉजिक गेट का ही सवाल है। The given figure shows the waveform for two input A and B and that for the output by of a logic circuit. The logic circuit is, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो वेव फॉर्म आपको दिखेगा, है ना। क्या क्या दिखेगा, एक A है, B है और एक C है, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो वेव फॉर्म है A और B का रिजल्टेंट है बाई एक किस लॉजिक गेट का है, किस लॉजिक सर्किट का है ना। तो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बना सकते हैं, ए बी और सी, ठीक। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए लो है 0 0 और सी भी क्या है 0, तो 0 0 0। क्लियर है बच्चे, ध्यान से देखो। फिर आप देखेंगे तो ए अगेन 0 है लेकिन बी 1 हो गया है और ये 0 है, तो हो गया 0 1 0। फिर से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 हो गया है ए, बी हो गया है 0 और सी अगेन है 0, तो 1 0 0। फिर यहाँ से आगे जाके देखेंगे तो 1, ए भी 1 ऊपर चला गया है और ए भी 1, तो 1 1 1। देख के बताइए क्या रहा है, क्या है, सी क्या है, सी है ए इंटू बी। सी क्या है बच्चे, ए इंटू बी, और ए इंटू बी होने का मतलब है कि कौन सा लॉजिक सर्किट है, तो ये है एंड गेट। कौन सा है, एंड गेट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड गेट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बनाया इस वेव फॉर्म से और हमें आइडिया लग गया कि ये कौन सा गेट है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। A light emitting diode has a voltage drop of 4 volt across it and passes a current of 5 milliampere when it operates with a 12 volt battery through a limiting resistor R. The value of R is, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक डायोड है, और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है बच्चे, जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया R, ठीक है, और एक कनेक्टेड है एक बैटरी के थ्रू, और वो बैटरी कितने का है, 12 वोल्ट का, ठीक है, और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितने का है, 4 वोल्ट का, ठीक।
और जो करंट पास कर रहा है इसके थ्रू, वो करंट कितना है, सवाल में दे रखा है 5 मिली एम्पियर। सवाल ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अ लाइट emitting डायोड हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 4 वोल्ट अक्रॉस इट and passes a current of 5 milliampere when it operates with 12 volt battery through a limiting resistor R. The value of R is, हमसे R पूछ रहा है, तो कितना आसान है, 12 वोल्ट यहाँ है, 4 वोल्ट यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कितना रह गया बच्चे, 8 वोल्ट, है ना। अब हमें रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन I, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो कितना है 8 वोल्ट, और करंट कितना है, करंट है 5 मिली एम्पियर, तो हो गया 1.6 ऊपर जाके 10 टू द पावर 3, तो कितना हो गया बच्चे 1600 ओम, 1600 ओम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन। किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एसएचएम से है ना, फाइनली एसएचएम। तो देखिए, इन एसएचएम मैच द फॉलोइंग, कॉलम है, 2 कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और इनको मैच करना है। कॉलम ए के अंदर है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बी में है फेज डिफरेंस है 0, फेज डिफरेंस ऑफ π/2, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ध्यान से देखिए, एसएचएम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एसएचएम का इक्वेशन लिखते हैं। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, बाई इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। एक सिंपल इक्वेशन लिखा हमने एसएचएम का, मान लो बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा ए ओमेगा, और साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां पे साइन था डिस्प्लेसमेंट के अंदर, है ना, और वेलोसिटी के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। कॉस आ गया कितने का, फेज डिफरेंस π/2 का, साफ दिख रहा है। इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को, ठीक है। तो π/2 का फेज डिफरेंस है। आगे अगर एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं तो हो जाएगा dv अपॉन dt। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर कॉस, माइनस में कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी को बच्चे बाई लिखा जा सकता है ना। तो ये एक्सेलरेशन हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, माइनस साइन है, मतलब कितने का फेज डिफरेंस है, पाई। तो इनके और इनके बीच में पाई का है ना, तो इसके और इसके बीच में कितने का, अगेन π/2 का, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में π/2, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में पाई। तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी π/2 हो जाएगा q, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन पाई हो जाएगा r, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन π/2 हो जाएगा q। तो QRQ ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द मैक्सिमम acceleration of a body moving on a SHM is a0 and maximum velocity is v0. The amplitude is given by। क्या बोल रखा है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो a0 है, तो a0 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से मैक्सिमम वेलोसिटी v0 होता है बच्चे ओमेगा इंटू ए, है ना। यहां से आप चाहो तो दोनों का रेशियो ले लोगे तो ओमेगा मिलेगा। ओमेगा फाइंड आउट करके कोई फायदा है नहीं, है भी, रेशियो ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड डिवाइड कर दिया तो आ गया a0 अपॉन v0,
है ना, और इस तरफ बचेगा ओमेगा। क्या बचेगा? ओमेगा। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर मैं लिखूंगा तो वी नॉट अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो वी नॉट और ओमेगा अभी लिखा है हमने ए अपॉन वी नॉट, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो समझ गए होंगे 17 नंबर, बहुत इजी सवाल है। 18 देखेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। टू पेंडुलम whose length differ by 27 centimeter oscillates at the same place so that one of them makes 20 oscillation and the other 25 oscillation during same time. Find the length of the pendulum. हाँ, क्या बोल रहा है बच्चे? दो पेंडुलम है जिसका लेंथ अलग अलग है। कितना है? तो मान लीजिए एक का L1 है, एक का L1 है और दूसरे का कितना है? मान लेता हूं दूसरे का L2 है। तो L1 माइनस L2 कितना है? 27 है ना। अभी मॉड लगा देता हूं, L2 माइनस L1 और L1 माइनस L2 क्या है? 27। इस सवाल के अंदर गिवन है, वो अभी पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो टाइम पीरियड से पता चल जाएगा। और बोल रहा है कि एक ही जगह पे एक 20 एसिलेशन लगाता है और एक 25 ओसिलेशन लगाता है सेम टाइम में। तो मान लेते हैं टी टाइम में लगाया, एक ने 20 ओसिलेशन और दूसरे ने 25 ओसिलेशन। तो टाइम पीरियड हो जाएगा लेट इन टाइम टी टू पेंडुलम makes 20 and 25 oscillation, है ना। टाइम टी में ऐसा किया है, तो टाइम पीरियड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? एक का हो जाएगा टी अपॉन 20 और ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर L1 अपॉन जी, और दूसरा का लिखेंगे तो हो जाएगा टी अपॉन 25 2 पाई रूट ओवर L2 अपॉन जी। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से हमें आइडिया लग गया कि कौन बड़ा है। यहां ध्यान से देखोगे तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, इसका टाइम पीरियड बड़ा है, मतलब इसका लेंथ भी बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ और नहीं है, L1 माइनस L2 ही है। तो इसको आप अब लिख सकते हैं कि L1 माइनस L2 ही 27 है ना। अब मैं लिख सकता हूं ये चीज, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको A बोल देता हूं और इसको B बोल देता हूं, और A से डिवाइड किया B को, तो आया 25 अपॉन 20 और इधर आया रूट L1 अपॉन L2, ठीक। और L1 अपॉन L2 लिखोगे यहां से तो देखो बच्चे 5 हो गया और ये 4 हो गया, और इसको स्क्वायर किया तो ये हो गया 25 अपॉन 16, ठीक, 25 अपॉन 16। और दूसरा इक्वेशन है L1 माइनस L2 इक्वल टू 27। तो यहाँ पे आप किसी को भी पुट कर लो, L2 के जगह पे लिखो, L2 क्या हो जाएगा? 16 L1 अपॉन 25, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है L1 माइनस L2 27। क्लियर है? अब इसको पुट कर दीजिए L2 के जगह पे, तो ये हो जाएगा L1 माइनस L2 के जगह पे मैं लिखूंगा 16 L1 अपॉन 25 इक्वल टू 27। ये हो जाएगा 9 L1 अपॉन 25 इक्वल टू 27। तो 9 से 3 गया, है ना, और L1 आ गया बच्चे 25 इंटू 3 75, L2 हो गया
75 माइनस 27 48। तो एक हो गया 75 और दूसरा हो गया 48। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। हमने मान लिया कि दोनों पेंडुलम टी टाइम में एक 20 ऑसिलेशन कर रहा है और एक 25 ऑसिलेशन कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों का टाइम पीरियड हो जाएगा 20। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो t/20 कर दिया तो टाइम पीरियड हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2π√L1/g। इसी तरीके से t/25 हो गया, ये भी टाइम पीरियड हो गया दूसरे पेंडुलम का। और उसको मैं लिख सकता हूँ 2π√L2/g। दोनों का रेशियो ले लिया, 5/4 आया, इधर √L1/L2 है, स्क्वायर कर दिया, L1/L2 हो गया 25/16। L2 मिल गया, हमने इसको पुट कर दिया इसमें, L2 को यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्व कर दिया तो L1 75 आया, L2 48 आया। क्लियर है, L1 माइनस L2 सवाल के अंदर गिवन है। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 अगेन सिंपल पेंडुलम का ही है। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट SHM इन वाटर विद पीरियड T। है ना, एक सिंपल पेंडुलम है जो वाटर के अंदर ओसिलेट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड है T। द टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ द बॉब इन एयर इज T0। एयर में जब ओसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, T0। तो रिलेशन पूछ रहा है दोनों में। अच्छा, तो बच्चे एयर में तो तुम्हें लिखने आता है ना, जो दे रखा है T0। तो T0 तो तुम्हें पता ही है, ए इजी है। T0 कितना हो जाएगा, 2π√L/g, है ना। और इन वाटर लिखेंगे तो जो टाइम पीरियड T है 2π√L/g इफेक्टिव हो जाएगा बच्चे। तो हो जाएगा G माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी अपॉन मास। ये फॉर्मूला बनेगा। इसको चाहो तो और थोड़ा बढ़िया से लिख सकते हैं, 2π√L/g। फोर्स ऑफ बॉयंसी लिखोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा और इंटू जी हो जाएगा। अब मास लिखोगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉब हो जाएगा, सिग्मा, है ना। और बढ़िया से लिखेंगे तो आएगा 2π√L/g। जी कॉमन ले लिया, भी कट जाएगा, बचेगा बच्चे 1 माइनस ρ/सिग्मा। ए है T, ठीक, क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, रिलेट करना है। तो रिलेट करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए जगह ही नहीं बचा। चलिए, तो यहां पे मैं कर सकता हूं, ये हो गया फर्स्ट, है ना, और ये हो गया सेकंड। दोनों को डिवाइड कर देता हूं, हो जाएगा, यहां पे है स्पेस उतना, डिफरेंट कलर्स लिखता हूं। तो अगर डिवाइड करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा T0/T। देखो 2π L तो चला जाएगा, ये वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस ρ/सिग्मा। अब आप देख सकते हो सिग्मा दे रखा है डेंसिटी ऑफ बॉब, और वाटर रो हो जाएगा 1 × 10⁻3, है ना। तो ये रो सिग्मा अपॉन रो करोगे तो 1/2 आएगा, तो ये आ रहा है 1/2। तो T0/T आ रहा है 1/√2, है ना, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो। और T इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा √2 T0। क्या हो जाएगा, √2 T0। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चे, यहाँ पे सही ऑप्शन है फोर्थ, T इक्वल टू √2 T0। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको और इसको डिवाइड किया, L/G 2π कट जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया, रो का जो कि वाटर होगा 10⁻3, सिग्मा का जो कि गिवन है 2 × 10⁻3, सॉल्व किया, ये आया। क्लियर है, डन, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर
19 हो चुका है और इसका ऑप्शन आया है 4th। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, ब्लॉक 2 स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K एंड 14K है। तो इस तरह के सिस्टम का टाइम पीरियड जो होता है हो जाता है बेटा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन K1 प्लस K2, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, x से डिस्प्लेस करो। क्या करो, x से डिस्प्लेस करो। तो मैं वैसे ही करता हूं, फॉर्मूला नहीं याद है तब भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट कर दोगे हो जाएगा, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं है। चलिए x से मैं डिस्प्लेस करता हूं, डिस्प्लेस करूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, है ना, इस वाले स्प्रिंग की वजह से और इस वाले स्प्रिंग की वजह से। ए वाला लगाएगा 2kx और ए वाला लगाएगा 14k इंटू एक्स। ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया 16k इंटू एक्स, और रीस्टोरिंग फोर्स को क्या लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप देखेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर आ गया 16k, ओमेगा स्क्वायर आ गया 16k अपॉन m। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 16 का 4 बाहर आ जाएगा रूट k अपॉन m। ओमेगा होता है बच्चे 2 पाई f, तो 2 पाई f है 4 रूट k अपॉन m, तो f हो जाएगा 2 बाई पाई रूट k अपॉन m, है ना। 2 पाई डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो हो जाएगा 2 बाई पाई रूट k अपॉन m। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से करेंगे। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। Frequency of oscillation of body is 12 Hz when force F1 is applied and 16 Hz when F2 is applied. If both force F1 and F2 applied together, then find out the frequency of oscillation. है ना, देखो भाई जब हम लोग F1 अप्लाई करते हैं, है ना, ऐसा बोला जा रहा है F इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर x। तो जब हम F1 अप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 12, ओमेगा 1 बोल दे रहा हूं मैं, तो ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स। और जब उसी बॉडी पे, है ना, कितना 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाता है जब हम फोर्स F2 अप्लाई करते हैं। F2 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा F2 इक्वल टू m ओमेगा 2 स्क्वायर एक्स। और बोल रहा है कि इफ बोथ F1 एंड F2, मतलब जब F1 प्लस F2 करोगे, तो मुझे नहीं पता, हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गया तो क्या लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो F1 प्लस F2 के जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखा कि m ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल है m ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स प्लस m ओमेगा 2 स्क्वायर एक्स के। यहाँ से और क्या दिख रहा है आपको कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल है ओमेगा 1 स्क्वायर के प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर के, है ना। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा होता है 2 पाई f, दैट इज ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू f। तो सेम रिलेशन होल्ड करेगा फ्रीक्वेंसी के लिए भी, तो f स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, है ना। तो आप लिख लीजिए f1 कितना है 16 का स्क्वायर प्लस f1 है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, f स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 144 प्लस 256 400 आएगा, f इक्वल टू 20 हर्ट्ज आएगा। क्लियर है बच्चे? तो सही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 20 हर्ट्ज। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, समझ में आ गया होगा आपको।
22 देखते हैं। हाँ, क्या बोला जा रहा है? पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। तो एम्पलीट्यूड है 8 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू पोजीशन ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड। तो ये क्या बोल रहा है बच्चे? x = 0 हो गया, x = a हो गया। तो बोल रहा है यहां से स्टार्ट कर रहा है और यहां से कहाँ आना है उसको? x = a/2 पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब स्टार्ट करता है तो हम लोग लिखते हैं x = a cos ωt। मीन पोजीशन से स्टार्ट करता था तो साइन लिखते थे, है ना। तो x का वैल्यू कहाँ बोल रहा है? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब a/2 हो गया, a cos ωt। तो cos ωt 1/2, इसका मतलब ωt कितना हो गया? ωt हो गया π/3। तो t हो गया π/3 ओमेगा, और π/3 ओमेगा के जगह पे लिखेंगे 2π/t। तो t आ जाएगा ऊपर, पाई कट गया, तो टाइम आ गया t/6, दैट इज 1 सेकेंड। टाइम पीरियड 6 सेकेंड है तो 6/6 क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आ गया 4। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब इज। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक यू ट्यूब है, यू शेप का एक ट्यूब है मान लीजिए, है ना, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। कहां तक है? मान लो h हाइट तक है, ठीक है। अब मान लो एक तरफ से तुम प्रेस करोगे, तो क्या होगा? प्रेस करोगे तो एक में लेवल नीचे चला जाएगा और एक में राइज कर जाएगा। सपोज आपने x प्रेस किया तो दूसरे तरफ पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर चला जाएगा? 2x। ठीक है बच्चे। अब इस 2a का जो वेट है, जैसे ही आप इस तरफ से फोर्स हटाएंगे ये रिस्टोर करना चाहेगा, तो इस तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ दिस। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a मान ले, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो मान लेते हैं, तो हो जाएगा वॉल्यूम 2x इंटू a और इंटू डेंसिटी और इंटू जी। ए हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर x। तो m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 2ax रो जी है। m के जगह पे, m मतलब पूरे मास का लिक्विड, तो पूरा मास कितना है जी? h हाइट इस तरफ, h हाइट इस तरफ, तो टोटल हाइट हो गया 2h, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई कर दिया तो मास हो गया ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 2ax रो जी। तो ax रो तो कट गया, है ना, बच गया क्या? और ये 2 भी कट गया। तो ओमेगा स्क्वायर आप देखेंगे तो आएगा g/h। टाइम पीरियड लिखेंगे तो आएगा 2π√h/g। h जो भी लेंथ है, हाइट है लिक्विड के अंदर, a आ जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं टाइम पीरियड कहीं भी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो SHM तो है, ये तो हमें दिख रहा है, m ओमेगा स्क्वायर x के प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक तो है ही। टाइम पीरियड लेकिन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना। चलिए
आगे देखेंगे 24 नंबर देखते हैं। हाँ 24 नंबर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। हमें देखना होगा इसमें कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। बोल रहा है कि इफ अ स्ट्रेच्ड वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन आपको समझना पड़ेगा। थर्ड ओवरटोन का मतलब थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है। तो देखो ये हो गया फंडामेंटल, दो लूप बनेगा तो हो जाएगा क्या, फर्स्ट ओवरटोन। तीन लूप बनेगा तो सेकेंड ओवरटोन। चार लूप बनेगा तो थर्ड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन में है, मतलब 4 लूप्स बनेंगे। ठीक है, 4 लूप बनने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर 5 ईच। तो एंटी नोड्स तो हो गया, नोड्स तो हो गया 1 2 3 4 5। तो नोड्स तो 5 हैं, लेकिन एंटी नोड्स क्या होगा, 1 2 3 4, 4 ही हैं। एंटी नोड 4 है। यहां पे क्या बोल रहा है कि दोनों 5 है, तो गलत स्टेटमेंट है ना। दूसरा, नंबर ऑफ एंटी नोड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो नंबर ऑफ लूप्स कितना है, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने हैं, 4। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। 25 नंबर देखेंगे, चलिए। The diagram shows the propagation of a wave which point are in the same phase। यहां पे एक डायग्राम बना हुआ है ना। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सेम फेज में है। तो कौन सा सेम फेज में होगा बताओ, ऐसे ही देख के पहचान सकते हैं। B और F सेम फेज में है, C एंड G क्या है, सेम फेज में है। तो यही दो पॉइंट्स हैं जिनके दो फेज सेम फेज में है। अब ऑप्शन में चूज कर लेता हूं मैं, F एंड G, F एंड G ये तो हो ही नहीं सकता। C एंड E, C एंड E ये भी नहीं हो सकता। B एंड G, B एंड G ये भी नहीं हो सकता। C एंड G, C एंड G हाँ सेम फेज में, ये दोनों सेम फेज में है, ये दोनों सेम फेज में है। तो C एंड G फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, हो गया, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26, a wave traveling in the positive x direction having displacement by direction as 2 मीटर, wavelength π/2। अच्छा, एम्पलीट्यूड दे रखा है बेटा 2 मीटर, लैम्डा दे रखा है π/2 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2/5। तो हमें तो k लिखना पड़ेगा पहले। तो k होता है 2π/λ। तो 2π लैम्डा के जगह पे π/2 लिखेंगे, 4 आएगा। ओमेगा लिखेंगे तो हो जाएगा 2πf। तो 2πf के जगह पे 2/π लिखेंगे, ये भी आएगा 4, है ना। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है वेव का इक्वेशन। तो वेव का इक्वेशन, वो भी किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब मूव कर रहा हो तो क्या हो जाता है, बाई इक्वल टू ए साइन पॉजिटिव में तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। तो ए साइन ओमेगा 4t माइनस 4x, है ना। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए। ए के जगह पे 2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड साइन 4t माइनस एक्स ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो 4 सॉरी एम्पलीट्यूड तो 2 ही होगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं 2 साइन 4t माइनस 4x, हाँ सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है बच्चे। तो 26 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, इन अ रेजोनेंस कॉलम 2 सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्टेन्ड एट डेप्थ 15 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द नेक्स्ट रेजोनेंस विल बी ऑब्टेन्ड एट द डेप्थ। देखिए एक कॉलम है मान लीजिए,
है ना। तो कब कब बनता है बेटा, क्या क्या बनता है? एक तो ऐसे बनेगा λ/4, फिर क्या बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, दो बन जाएंगे, एक लूप बन जाएगा। तो ये कितना हो जाता है? हो जाता है 3 λ/4, है ना। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ का फॉर्मूला बनने वाला है ना, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये थर्ड हार्मोनिक शायद होगा, है ना। तो यहाँ पे जो बनने वाला है, जो वेवलेंथ होने वाला है, ये जो लेंथ होने वाला है, लेंथ L, ये जो भी लेंथ मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लेंथ L/λ/4 आया L1। यहाँ पे अगर आप लेंथ लिखेंगे L2, तो L2 क्या आ जाएगा 3 λ/4, है ना। फिर अगला रेजोनेंस जब होगा तब आपको ये 5 λ/4 आएगा, है ना। मतलब लेंथ का जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 2n-1 λ/4। ये ध्यान रखिएगा, क्या बन रहा है, 2n-1 λ/4 लेंथ का फॉर्मूला। ठीक, तो जब अब हमें ये नहीं पता है कि ये 15 फर्स्ट है, ऐसा नहीं बोला गया है। बोला गया है दो रेजोनेंस मिला है सक्सेसिव। अब वो कौन सा है वो हमें नहीं पता, पहला ये है, इसके बाद वाला है क्या है वो हमें नहीं पता। तो चलिए, हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि जो फॉर्मूला आने वाला है लेंथ का, लेंथ के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, एक हो जाएगा 2n-1 λ/4 और दूसरे में n के जगह पे क्या पुट कर देंगे, n+1। जैसे n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 पुट कर रहे हैं, उसी तरीके से। तो चलिए करके देखते हैं। ये समझ गए, फिर से इसको लिख रहा हूँ मिटा के। हाँ, तो L का जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 2n-1 λ/4 और ये है बेटा 15 सेंटीमीटर पहला, और दूसरा L1 जो है, और जो L2 लिखेंगे वो सक्सेसिव है, तो दूसरा वाला रहा होगा 2, n के जगह पे हम लोग n+1 पुट करेंगे, -1 λ/4, और ये दूसरा वाला जो है वो है 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको अगर आप पहले वाले को L1 को लिखेंगे तो L1 तो वही रह जाएगा 2n-1 λ/4 और इक्वल टू 15, इसमें दिक्कत है नहीं। L2 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n+2 और -1, तो एक 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 λ/4 और इंटू ये हो जाएगा इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब L1/L2 कर देते हैं, तो इस तरफ हो जाएगा 2n-1 अपॉन 2n+1 इक्वल टू 15/45। ठीक, ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन 2n+1 और ये हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 6n-3 इक्वल टू 2n+1 और इस तरीके से इसको इधर माइनस करेंगे तो 4n+4, n इक्वल टू 1 मिल गया। n इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो जब n इक्वल टू 1 मिल गया तो पहला हो जाएगा λ/4 पे, तो λ/4 फर्स्ट के लिए लिखेंगे L1, तो L1 हो जाएगा n का वैल्यू 1, तो λ/4 और ये कितना दे रखा है बच्चे, 15 सेंटीमीटर। दूसरा लिखेंगे L2, क्या आएगा 3 λ/4 और ये कितना आया है 45 सेंटीमीटर। तो दो सक्सेसिव तो ये दोनों दे रखा था। तीसरा पूछ रहा है तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 6 - 1 5 λ/4 आएगा, है ना। तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, आएगा 5 λ/4, 5 λ/4 है 15, तो आएगा 75 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन है इसका 75 सेंटीमीटर। क्लियर है, किसी तरह का समस्या नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्लीज ध्यान से देखिए। अ वेव मूव्स विद स्पीड v दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड ऑन अ वायर विच इज अंडर टेंशन t दे रखा है कितना 600 न्यूटन। फाइंड हाउ मच द
टेंशन मस्ट बी चेंज्ड टू इंक्रीज द स्पीड टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है टेंशन को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि जो स्पीड है v वो कितना हो जाए 220। तो ये v इनिशियल है आप बोल सकते हैं, और v फाइनल करना है कितना हमें 220 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं v होता है √t/μ, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। ठीक है, अब क्या हो जाएगा v1/v2 इज इक्वल टू √t1/t2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। v1 कितना है 200, v2 कितना है 220, t1 कितना है बच्चे, t1 है 600 और t2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/11 इक्वल टू 600/t2, यह स्क्वायर हो जाएगा। t2 कैलकुलेट करोगे तो 600 इंटू 121/100 है ना, और ये कितना हो जाएगा 600 और 126, ये आएगा बेटा 726 t2 क्या होगा 726। अब हमसे पूछ रहा है चेंज टेंशन मस्ट बी चेंज्ड, फाइंड द हाउ मच द टेंशन मस्ट बी चेंज, दैट इज हमसे डेल्टा टी पूछ रहा है, t2 माइनस t1। तो t2 हो गया 726 माइनस t1 हो गया 600, हो जाएगा 126। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 126। बहुत आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर है, किसी तरह का समस्या नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। 29 में क्या है, इफ x इक्वल टू एक्स दे रखा है कितना 8 इंटू 0.2, सॉरी ओहो 8 प्लस माइनस 0.2, 8 प्लस माइनस 0.2 तो 2x लिखेंगे बेटा तो डबल हो जाएगा 16 प्लस माइनस 0.4। इसी तरीके से अगर बाई लिखोगे तो बाई कितना दे रखा है 8 प्लस माइनस 0.2, 2 बाई लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 16 प्लस माइनस 0.4। अब हमसे पूछ रहा है 2x माइनस 2 बाई, तो इसको माइनस करेंगे तो 16 तो 0 हो गया, लेकिन बेटा एरर हमेशा ऐड होता है तो 0.4 प्लस ये दोनों तो क्या होगा ऐड हो जाएगा ना, तो आएगा 0 प्लस माइनस 0.8, ऑप्शन हो जाएगा 3। क्लियर है, एरर्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो एब्सोल्यूट एरर जो है दोनों के अंदर वो क्या होगा ऐड हो जाएगा। क्लियर है, 30 नंबर देखते हैं अगला सवाल। A ball hits the floor and rebounds after an elastic collision. In this case, क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, फ्लोर को हिट करता है और रिबाउंड करता है। ठीक है, किस तरह का कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसमें क्या कंजर्व होगा, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं सारा। तो बोल रहा है द मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज द सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो बेटा इन इलास्टिक कोलिजन है और सिर्फ बॉल का मोमेंटम कंजर्व तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इन इलास्टिक कोलिजन पे अगर बॉल को ड्रॉप करोगे और इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो बॉल सेम हाइट तक नहीं आता है। इसका मतलब जितना मोमेंटम से वो टकराया था वापस उतना मोमेंटम तो उसको नहीं मिला है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो रहा है, तो नहीं, फेल नहीं हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिजन, गलत बात है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड, ये वाला सही स्टेटमेंट है ना। दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं तो उन दोनों बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे जो कोलाइड हो रहा है वो अर्थ के साथ बॉल कर रहा है, तो अर्थ प्लस बॉल का लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, अगला क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। What is the RMS velocity of oxygen
gas at 427 डिग्री सेल्सियस, द मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। m क्या दे रखा है 32 ग्राम, t दे रखा है 427 प्लस 273 700 केल्विन। ठीक है, RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल है, √3RT/m। 3R के जगह पे 8.314, T के जगह पे 700, M के जगह पे 32 kg में लिखोगे तो -3 kg, है ना। इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आता है प्रोबेबली फर्स्ट, तो 31 का आता है, एक बार मैं देख लेता हूँ। 31 का फर्स्ट आता है 738, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 738 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर ही यूज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल A and B हैविंग रेडियाई RA RB, RB इज ग्रेटर देन RA। देखिए इसको समझना पड़ेगा, एक शेल है, इसका रेडियस RA है, इस पे चार्ज है QA, और बोल रहा है कि एक दूसरा है शेल और इसका रेडियस है RB, और इस पे चार्ज जो है वो है QB। अब बोल रहा है सेंटर से बाहर की तरफ चलो, है ना। क्या बोल रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा, E वर्सेस R का ग्राफ। सिंपल है बच्चे, बिल्कुल अंदर वाले शेल में हर किसी को पता है 0 होगा, है ना। तो R जब तक स्मॉल RA है तब तक तो फील्ड 0 होगा, क्योंकि अंदर गॉस लॉ लगा लो, कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं होगा। इसके बाहर कहीं पे भी लिखोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिर्फ अंदर वाले की वजह से, तो QA/4πε0r², ए आने वाला है। ठीक है, अब QA सवाल में दे रखा है कि पॉजिटिव है, QA चार्ज टू QA एंड -QB, है ना। तो QA पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा। और ये कहां तक होगा, तो इस सरफेस से चलोगे बाहर वाले सरफेस तक, मतलब जब तक कि R = RB ना हो जाए। RB जैसे ही होगा, बाहर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा QA + QB नेट चार्ज, तो एक तो नेगेटिव है ना, अपॉन 4πε0r²। अब नेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रखा है कि B जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है A से, मतलब नेट चार्ज नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्राफ जो है वो नीचे चला जाएगा, है ना। और अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह का जो ग्राफ है, और इस तरह का ग्राफ जो है वो ऑप्शन 1 ही है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। 32 आगे देखते हैं 33। 33 देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 मेटल वायर्स आइडेंटिकल डायमेंशन, 2 वायर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, एक वायर 2 वायर, दोनों का सिग्मा एंड 2 सिग्मा कंडक्टिविटी है, तो एक का सिग्मा है दूसरे का 2 सिग्मा है, लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस आप R1 मान सकते हैं, एक का R2 मान सकते हैं। क्लियर है, और हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R इफेक्टिव हो जाएगा R1 + R2, और R इफेक्टिव को लिख सकते हैं 1/सिग्मा, इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगा 2L/A, R1 लिखेंगे तो 1 इफेक्टिव है, सिग्मा इफेक्टिव 1/सिग्मा L/A प्लस 1/2 सिग्मा L/A, ये हो जाएगा बच्चे। L/A हटा सकते हो, है ना, तो सिग्मा इफेक्टिव जो है, सिग्मा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2/सिग्मा इफेक्टिव तो 1/सिग्मा प्लस 1/2 सिग्मा। ठीक, सिग्मा इफेक्टिव अपॉन 2, ये हो जाएगा
2 सिग्मा अपॉन 3, सिग्मा इफेक्टिव हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सेकेंड 4 सिग्मा अपॉन 3। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला भी होता है K1 K2 का, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सिग्मा इफेक्टिव लिखना चाहते हैं तो आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये करते तो डायरेक्ट हो जाता, कैसे, तो 2 सिग्मा 1 हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो यही आता है ना, 4 सिग्मा अपॉन 3 जो यहाँ पे आया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं से आया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 2 concentric coils each of radius equal to 2 pi centimeter are placed at right angle to each other. 6 ampere and 8 ampere are the current flowing in each. ऐसे 2 coils रखे हुए हैं, है ना, एक ऐसे है और दूसरा जो है वो ऐसे है, ठीक है, 2 coils हैं। तो दोनों का बच्चे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगा। तो हम लोग पहले तो लिखेंगे B1, तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R और म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई हो जाएगा 6, 2 R हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो 4 पाई कट जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा B1। B2 लिखेंगे सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और इंटू 8, 2 इंटू 2 पाई, ये भी कट जाएगा और ये आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है ना। अब बी नेट परपेंडिकुलर है दोनों, तो हो जाएगा रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना। 8 और 6 का स्क्वायर करोगे 80 और 60 का 100 आएगा, तो ये 100 आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, हाँ। तो 6 और 8 का 10 आ जाएगा, ये तो बाहर ही रह जाएगा, तो 10 टू द पावर -6 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। कुछ लगता है गड़बड़ हुआ है, हाँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना भूल गया था, तो बेटा यहाँ पे 10 टू द पावर -2 भी आएगा, है ना। तो 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो ये -5 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, क्लियर है ना। नीचे जो 2 पाई है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखना होगा। तो क्या आया, 10 टू द पावर -4 मीटर, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या है, अ लूप ऑफ एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर लूप का, और रोटेटिंग एट ओमेगा दे रखा है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और 50 इंटू 2 पाई कर सकते हैं हम लोग रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 80 गॉस, तो इसको चेंज करेंगे तो 80 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ओसिलेटिंग EMF, तो EMF क्या हो जाता है बेटा, तो हो जाता है BA ओमेगा, एम्पलीट्यूड इसका लिखोगे तो B तुम्हारे सामने है 80 इंटू 10 टू द पावर -4, एरिया हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना, और ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो 10 टू द पावर -4 आएगा। इसको आप मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो 60 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, बता देता हूँ मैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 35 का 4th 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, ठीक है। सॉल्व किया जा सकता है ना। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर
2 वोल्ट। क्लियर है। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा, लिख देता हूं मैं, आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ठीक। अगला सवाल देखिए, सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 36 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्टार्ट करते हैं। सवाल पढ़िए। इसमें इंडक्टेंस दे रखा है। इंडक्टेंस एल कितना दे रखा है? 7/25। तो एक्सएल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा हो जाता है 2πf इंटू एल। तो 2πf दे रखा है 50। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 50। और एल दे रखा है 7/22। ये पाई ही है तो कट जाएगा, 1/π है तो ये 100 आएगा। और आर दे रखा है बच्चे 200 ओम, है ना। तो हमें एक्सेल कैलकुलेट कर लिया, 100 ओम आया, आर पता चल गया। जेड लिखोगे तो हो जाएगा √r² प्लस एक्सेल का स्क्वायर, है ना। और इसको पुट करोगे आप तो ये 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 5, √5 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा जेड। ठीक है। अब यहाँ से आप करंट लिख सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखा है तो I इक्वल टू हो जाता है V/Z। V है 200, है ना। V कितना है? 200 और Z हो जाएगा √5 इंटू 100। तो I आया 2/√5। हमसे इस सवाल में पूछ रहा है वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो I वॉटलेस जो होता है वो होता है I0 sin phi, है ना। क्या हो जाएगा? तो चलिए, I0 है 2/√5 और sin phi कितना हो जाएगा बच्चे? तो cos phi हमें पता है, cos phi होता है R/Z। R है 200 और Z है √5 इंटू 100। तो sin phi यहां से ये आ गया 2/√5। तो sin phi लिखेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1/√5 आएगा। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 1/√5 से, तो 2/5 हो गया। I आ जाएगा बेटा 0.4। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3, 0.4 एम्पियर। क्लियर है। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 37, हाँ 37। द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको पता होना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना, इंटरमीडिएट इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है यहाँ पे, और फिर इसका मैग्नीफाइड, इसका फाइनल इमेज इधर बनता है ना। तो इंटरमीडिएट इमेज की बात हो रही है, इंटरमीडिएट इमेज। तो इंटरमीडिएट इमेज कैसा होगा? तो रियल होता है ना, इन्वर्टेड होता है एंड मैग्नीफाइड होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया 37 का। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। Young's double slit experiment is made in liquid. The 9th bright fringe in the liquid, 9th bright। तो 9th bright का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 लैम्डा d/μ/d। ठीक है। और वो किसके इक्वल है? 11/2 लैम्डा d/d। तो इसको हटा दो, कट गया। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया? म्यू इक्वल टू हो गया 18/11। सॉल्व करोगे बच्चे तो आएगा 1.64। कितना आएगा? 1.64। क्लियर है। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सिंपल था, आपको सिर्फ पता करना है कि पोजीशन क्या है। तो हमने ब्राइट का लिख दिया किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर सिर्फ वेवलेंथ में चेंज आता है, λ/μ लिखते हैं, बाकी सेम फार्मूला है। ठीक है।
39 देख लेते हैं। If an intrinsic semiconductor is heated, the ratio of free electrons to holes, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेटा होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, अ ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ ट्रूथ टेबल। अब इस ट्रूथ टेबल को हमें पता करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 0 1 हो रहा है, 1 0 0 हो रहा है, 0 1 1 हो रहा है, 1 1 1 0 हो रहा है। तो ये बिल्कुल कौन सा गेट है? ये बिल्कुल नॉर गेट है। नॉर गेट देख के ही पता चल रहा है ट्रूथ टेबल। वैसे भी अगर आप इसका रिलेशन भी लिखेंगे तो बाई क्या हो जाता है नॉर का, ए प्लस बी हो गया और का बार, यही होता है ना। और तो ए प्लस बी कीजिए तो 0 प्लस 0, 0 होना था 1 हो गया, 1 प्लस 0, 1 होना था 0 हो गया, 0 प्लस 1, 1 होना था 0 हो गया। देखो 1 प्लस 1, 1 होना था 0 हो गया। तो क्या है? नॉर गेट, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए। इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इज, इसमें करंट का वैल्यू पूछ रहा है। Pn इज आइडियल डायोड। यहाँ पे आइडियल डायोड बोला जा रहा है बेटा, मतलब रेजिस्टेंस 0 हो गया इसका, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा इसके अक्रॉस। तो जो भी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना, तो I लिखेंगे तो डेल्टा भी हो जाएगा 6 - 2, है ना, 6 - 2 अपॉन 200, तो 4 अपॉन 200। तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻², और लिख सकते हो 20 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हो? 20 मिली एम्पियर। सही ऑप्शन है 41 का 1, 41 का 1 20 मिली एम्पियर। क्लियर है? 41 क्लियर है। 42 देखेंगे, चलिए 42 की तरफ। द फिगर शोज 2 NAND गेट्स फॉलोड बाय अ NOR गेट। द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग लॉजिक गेट, है ना। ये NAND गेट है बेटा। इसके आप देखेंगे तो NAND गेट का अगर लिखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन, तो देखो ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे एंड का हो जाता ए इंटू बी, तो ए इंटू बी और ये NAND है तो बार हो जाएगा। तो अगर बाई हम लोग लिखने चलें तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी का बार, है ना। और यहां पे देखो नॉर है तो प्लस करेंगे, और बी और सी वापस NAND से जुड़ा हुआ है तो बी इंटू सी का हो जाएगा बार। अभी तो और से जुड़ा ना, नॉर करना है तो ऊपर डबल बार करना पड़ेगा। क्लियर है ना। अब बच्चे बार को जब ब्रेक करते हैं, जब बार को ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा ए इंटू बी, इस तरफ डबल बार हो जाएगा, प्लस वाला इंटू हो जाता है, और बी इंटू सी यहाँ पे भी डबल बार हो जाएगा। डबल बार गायब हो जाएगा, 2 रहता है तो गायब हो जाता है। तो हो गया ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। बी इंटू बी क्या हो जाएगा बच्चे? बी। बी इंटू बी क्या हो जाएगा? बी। तो क्या बच गया? ए बी सी। तो बाई इक्वल टू आया ए बी सी। मतलब तभी आउटपुट मिलेगा जब तीनों होंगे, कोई भी एक 0 होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एंड गेट। क्या हो गया? एंड गेट। तो 42 का 3 ऑप्शन है। अगला सवाल देखेंगे, चलिए 43। A particle starts SHM from the mean position, its amplitude is A and total energy is E. टोटल एनर्जी E लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। एट 1 इंस्टेंट, किसी टाइम पे, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज E/4। तो एट एनी इंस्टेंट एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और ये कितना है बच्चे, ये है E/4, तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का 1/4 है ना, 1/4 कर दिया, ठीक है, सॉरी हाँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा बेटा ए स्क्वायर बाई 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4 और x इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। क्या हो जाएगा, √3a/2। सेकेंड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। चलिए अगला सवाल देखेंगे 44, क्वेश्चन नंबर 44। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज इंक्रीज्ड, टाइम पीरियड ऑफ SHM विल इंक्रीज। तो देखिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से टाइम पीरियड का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड बॉडी हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सही बात है, डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करना पड़ेगा ना, एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो। पहला फॉल्स है और दूसरा करेक्ट है, तो इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, 44 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बच्चे, अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। हाँ यहाँ पे क्या क्या दे रखा है बेटा, के यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 1.57, ठीक है, और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा होता है 2 पाई बाई के, तो 2 इंटू 3.14, के जगह पे लिखेंगे 1.57 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4, है ना। अब आपको समझना पड़ेगा लूप, एक लूप का मतलब होता है λ/2, ठीक है, तो λ/2 निकालेंगे तो हो जाएगा 4/2, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो नंबर ऑफ लूप्स हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपॉन λ/2, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 16 सेंटीमीटर, है ना, और λ/2 है 2, तो कितना हो गया 8 लूप्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 लूप्स, 45 का 3। क्लियर है। 46 देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, फॉलोइंग 2 वेव स्ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, by 1 equal to a sin 1600 pi t, by 2 equal to a sin 1608 pi t. The number of beat heard per second, बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ओमेगा 1 दे रखा है 600 पाई, तो ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई f1 और ये हो जाएगा 600 पाई, f1 हो जाएगा 800। इसी तरीके से ओमेगा 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 608 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई f2, 608 पाई, f2 हो जाएगा कितना 804, और बीट फ्रीक्वेंसी हो जाता है मॉड ऑफ f1 माइनस f2 और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हर्ट्ज। क्लियर है, तो सही आंसर हो जाएगा 46 का 1। 47 देखेंगे बच्चों अब, चलिए अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, ठीक है। व्हेन साउंडेड टुगेदर विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क, एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है अननोन फ्रीक्वेंसी का, उसके साथ 4 बीट पर सेकेंड, है ना। तो ये तो हो गया f1, तो f2 हो गया कितना, या तो 200 प्लस माइनस 4, मतलब दैट इज या तो 204 होगा और 196 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों है ना।
अब क्या बोला जा रहा है आगे, ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फॉर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज नॉट नोन, उसको लोड किया गया जिसका फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, टुगेदर विद द ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 2 बीट, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी घट गया। इसका मतलब, और आपको पता होना चाहिए लोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी घटता है, मतलब कि F2 माइनस F1 कितना है, 4 है, तो F2 हो जाएगा F1 प्लस 4, F1 है 200 प्लस 4, 204 हर्ट्ज, है ना। तो आंसर हो जाएगा 204 हर्ट्ज। क्लियर है बच्चों, है ना। तो 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 2, मतलब 204। क्लियर है। 48 नंबर देखते हैं, अगला सवाल। Fourth overtone of a closed organ pipe is in unison with fifth harmonic of an open organ pipe. Find the ratio of length of the pipes. Fourth overtone closed. Fourth overtone closed का मतलब पहला हो गया फंडामेंटल हो गया V/4L, पहला ओवरटोन हो गया 3V/4L, दूसरा हो गया 5, तीसरा हो गया 7 और चौथा हो गया 9V/4L, है ना। तो फोर्थ ओवरटोन हो जाएगा 9V/4L1, ठीक है, विथ फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन आर्मोनिक, तो 5V/2L2A हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पाइप, तो L1/L2 हो जाएगा 9 × 2/4 × 2, 4 × 5 सॉरी, तो 9/10, 9/10 ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो चलिए 49 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 49, अ मेटालिक वायर ऑफ 0.4 मीटर लेंथ हैज मास 2 × 10⁻³ kg, एट टेंशन T 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ वायर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे गिवन है लेंथ 0.4 मीटर, मास दे रखा है बच्चे 2 × 10⁻³ kg। यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ म्यू लिख सकता हूँ, M/L हो जाएगा, m है 2 × 10⁻³ 0.4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो v होता है √T/μ, T दे रखा है 200 न्यूटन, म्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 5 × 10⁻³ और ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20/5 × 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 2 × 10⁻² दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन बन रहा है वो थर्ड ऑप्शन बन रहा है बच्चे, 200 मीटर पर सेकेंड। लास्ट सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ N1, N2, N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेगमेंट्स into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है n वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक। तो N1, N2, N3 है, तो हम लोग L1 लिख सकते हैं, L1 हो जाएगा K/N1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो L2 हो जाएगा बच्चे K/N2, L3 हो जाएगा K/N3, है ना, और N हो जाएगा, L जो हो जाएगा L वो क्या हो जाएगा K/N। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें पुट करना है। तो L = क्या हो जाएगा, L1 + L2 + L3। L के जगह पे मैं लिख सकता हूं K/N,
L1 की जगह पे K अपॉन N1, K अपॉन N3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या रिलेशन बन रहा है, 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। क्लियर है? यहाँ से क्लियर है कि जो ऑप्शन होगा 50 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो 50 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर है? तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।